Hello students, I am Sanjay Saini. I am again in front of you with the next lecture of Physics of class 12th. In today's lecture, we are going to study alternating currents. It is the 7th chapter of NCERT Physics of class 12th. So let us start. Yes students, the first topic we can see it is alternating EMF. Alternating, it means that which changes in equal magnitude after a fixed interval of time. That quantity is known as alternating. You can see the definition. Alternating EMF is that EMF which continuously changes in magnitude and periodically reverses its direction. Means that EMF which is changing in magnitude continuously. At every instant the magnitude of EMF is changing, every instant, and it changes its direction periodically. It means after a fixed period of time it reverses its direction. For a fixed period it is in one direction, and for the remaining half period it is in just opposite direction. For example, you have sinusoidal curve. Consider this sinusoidal curve, this curve. Suppose here I represent time and here I represent EMF E, and the EMF is like this. So this is alternating EMF, because for this much time period, which is, say, this is half time period T/2. For this much time period the EMF is positive, and for the remaining half time period, say this is also T/2 and total time is T, here the EMF is negative. So students, अगर कोई क्वांटिटी आधे समय के लिए पॉजिटिव रहे, आधे समय के लिए नेगेटिव रहे, इट मीन्स आधे टाइम के लिए वो एक डायरेक्शन में रहे और बाकी आधे टाइम के लिए वो रिवर्स डायरेक्शन में रहे, एंड उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है. ये देखिए, इस EMF का मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है. यहाँ पर EMF का मैग्नीट्यूड 0 है, यहाँ बढ़ गया, यहाँ मैग्नीट्यूड और बढ़ा, यहाँ और बढ़ा, यहाँ और बढ़ा, उसके बाद घटने लग गया, मैग्नीट्यूड कम हुआ कम हुआ कम हुआ, 0 हो गया. फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड फिर कम हो गया, नेगेटिव में और नेगेटिव में मैक्सिमम हो गया, और फिर नेगेटिव में कम होने लगा, कम होते होते 0 हो गया. एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन. ये साइकिल फिर से आएगी, ये साइकिल फिर से आएगी. तो ऐसे EMF को हम अल्टरनेटिंग EMF कह सकते हैं. तो ये दो कंडीशंस होती हैं, ये आपको क्लियर है. द EMF विच continuously changes in magnitude and periodically reverses its direction is called alternating EMF. हमने जो अभी एक केस देखा उसमें जो कर्व थी वो साइनोसॉइडल कर्व थी. ज़रूरी नहीं है ऐसी कर्व हो, कभी कभी ट्रायंगुलर कर्व भी हो सकती है. जैसे मान लीजिए EMF है इस डायरेक्शन में, इधर टाइम मैं शो कर रहा हूँ और मैंने EMF को ऐसा रिप्रेजेंट किया, ये देखिए आप, दैट इज ऑल्सो अल्टरनेटिंग. ये भी एक अल्टरनेटिंग EMF का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें भी फॉर फर्स्ट हाफ टाइम द EMF इज़ पॉजिटिव and for remaining half time the EMF is negative, and it is repeated again and again, and EMF is changing at every instant. हर टाइम EMF चेंज हो रहा है. ये भी एग्जाम्पल हो सकता है. तो कोसाइन का ग्राफ भी हो सकता है. ये देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि कोस की फॉर्म में हो. जैसे ये मान लेते हैं, इधर आपके पास है EMF और इधर टाइम, तो ऐसा भी ग्राफ पॉसिबल है, इधर टाइम और इधर EMF. ये कोस का ग्राफ हो सकता है. तो ये केसेस हैं आपके पास ये अल्टरनेटिंग EMF के. ओके, अभी देखिए नेक्स्ट, अल्टरनेटिंग करंट. अगर EMF अल्टरनेटिंग है तो करंट भी अल्टरनेटिंग हो सकता है. करंट अल्टरनेटिंग का मतलब क्या है? जैसे वोल्टेज, वैसे अगर हम रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें या ओपोजिशन से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास करंट आ जाएगा, और उस करंट को भी हम अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे. अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे घरों में जो सप्लाई आती है, इलेक्ट्रिक सप्लाई जो हम घरों में रिसीव करते हैं, वो अल्टरनेटिंग करंट होता है. अब डायरेक्ट करंट के बारे में सबको आइडिया है कि डायरेक्ट करंट कैसा होता है. डायरेक्ट करंट कैसे है? जैसे मान लिया कि ये अपने पास एक वायर है,
डायरेक्ट करंट के केस में क्या होता है कि अगर हमने इस वायर को किसी बैटरी से जोड़ दिया, मान लेते हैं ये बैटरी है और ये हमने की को क्लोज किया हुआ है, तो डायरेक्ट करंट जब फ्लो करता है तो सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये इधर मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इधर मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज मोशन। सभी इलेक्ट्रॉन्स का जो एवरेज मोशन होता है वो टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी होता है। इंस्टेंटली तो वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो सकते हैं, लेकिन फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होती है। ये होता है डायरेक्ट करंट में। लेकिन एसी करंट में क्या होता है, ये देखिए, अगर एक वायर एसी करंट से जुड़ी हुई है, जैसे मान लीजिए इस वायर को हमने अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट कर रखा है, इस वायर में अल्टरनेटिंग सोर्स इज कनेक्टेड, तो इस वायर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनकी नेट कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होती। जब करंट पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव करंट है, तब ये इलेक्ट्रॉन, जैसे एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात कीजिए, ये इधर आ रहा होता है, ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ रहे होते हैं। एंड जब करंट नेगेटिव होता है, मतलब पोलैरिटी चेंज करता है, जैसे मान लिया ये करंट है, तो इतने टाइम में 0 से लेके T/2 टाइम में इतने में तो ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ डिस्प्लेस हुए। एंड जब करंट नेगेटिव हुआ तो उन पे अपोजिट फोर्स लगा, अपोजिट फोर्स लगने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन वापस अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर आ गए, मतलब इधर की तरफ जाएंगे। तो इनके केस में ये चलता रहता है, इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी पोजीशन के अंदर ही ओसिलेट करता रहता है। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, वापस इधर आता है और इस पोजीशन में ही ओसिलेट करता रहता है। ये इलेक्ट्रॉन कहीं मूव करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं जाते, अपने ही प्लेस के ऊपर ओसिलेट होते रहते हैं। जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, ये वायर है ना, तो इस वायर का इलेक्ट्रॉन भी अपनी जगह पे ओसिलेट कर रहा है, ये वायर का इलेक्ट्रॉन भी अपनी जगह पे ओसिलेट कर रहा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे ओसिलेट कर रहा है। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर ओसिलेटिंग एट देयर ओन प्लेसेस। इन दिस वे अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज। अब देखते हैं आगे। अल्टरनेटिंग करंट को एक्सप्रेस करने के लिए मान लीजिए एक्स एक्सिस पे हमारे पास हमने दिखाया है टाइम, एंड टाइम इज टोटल टाइम पीरियड ऑफ वन साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज से कैपिटल टी। देन कैपिटल टी में तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाने वाली है, यहाँ तक के टाइम में तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। अब मान लीजिए कि टाइम कैपिटल टी तो पूरी एक साइकिल पूरी हो जानी है, तो इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, T/4, T/2, 3T/4 T। तो इस केस में आपके पास करंट कैसा होगा, ऐसे पहले T/4 तक करंट बढ़ेगा, फिर अगले T/4 में कम हो गए 0 हो जाएगा, फिर अगले में नेगेटिव में बढ़ेगा और फिर उसके बाद कम होकर 0 हो जाएगा। तो ऐसा इसमें चलता रहेगा और ये प्रोसेस आगे तक रिपीट होता रहेगा, बढ़ेगा फिर 0 होगा, फिर घटेगा नेगेटिव में, फिर ये 0 हो जाएगा। ऐसा करंट होता है अल्टरनेटिंग करंट। अभी ये स्लाइड में भी देख लेते हैं कैसा है। मान लेते हैं वाई एक्सिस के ऊपर हमने या तो करंट रिप्रेजेंट किया या ईएमएफ रिप्रेजेंट किया, तो अल्टरनेटिंग करंट ऐसे चेंज होता रहता है। हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो हमने एग्जाम्पल लिया है साइनोसॉइडली वेरिंग करंट का। ये वेरिएशन ट्रायंगुलर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, या कोई भी और तरीके से हो सकती है। वेरिएशन इसमें सभी तरीके से पॉसिबल है। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए, ये जो है इसकी एक्सप्रेशन है E = E0 sin ωt, एंड करंट की एक्सप्रेशन सपोज कीजिए करंट I = EMF डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस है, तो करंट I = हो जाएगा I0 sin ωt। दिस विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ करंट। ये इसमें टाइम की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड एंगल की फॉर्म में। ये देखिए यहाँ पे ये ओमेगा क्या है, क्वेश्चन उठता है, ये ओमेगा क्या है। फिर ये ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखिए आपको पता होगा कि अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग ईएमएफ कब प्रोड्यूस होता है, जब हम किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाते हैं या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करवाते हैं। यू माइट हैव रेड द टॉपिक अल्टरनेटिंग जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। तो अल्टरनेटिंग जनरेटर आपने पढ़ा हुआ है, एसी जनरेटर। तो उसमें आपने देखा होगा कि एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करवाते हैं। तो जब रोटेट करवाएंगे तो उससे क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो अब वो जो कितना करंट आएगा
वो करंट डिपेंड करता है उस कॉइल की रोटेशन की फ्रीक्वेंसी पर, मतलब वो कितना फास्टली वो कॉइल रोटेट कर रही है। इसीलिए ईएमएफ भी उस कॉइल के रोटेशन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है ओमेगा पर, और करंट भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो ओमेगा है, ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर वेलोसिटी है कि किस वेलोसिटी से वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रही है, उसके घूमने की फ्रीक्वेंसी। जो उसके घूमने की वेलोसिटी होगी वही यहाँ पर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपने पास होगी। इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला भी होता है ओमेगा का। ओमेगा को आप ये भी लिख सकते हो, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T, कैपिटल T। यहाँ पे 2π का मतलब 1 कंप्लीट रोटेशन में कितना एंगल ट्रेवल किया, और टी का मतलब है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड है 1 साइकिल में कितना टाइम लगा। कि अगर वो कॉइल एक कंप्लीट रोटेशन के अंदर कैपिटल टाइम टी ले रही है तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो 2π/T होगी। ये है, यहाँ पे टी है टाइम पीरियड, मतलब कितना टाइम लग रहा है 1 साइकिल कंप्लीट करने में। ये टाइम पीरियड जो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है वो कैपिटल टी है। अब आप 1/टाइम को एक और फिजिकल क्वांटिटी लिख सकते हो। 1/टाइम कैन बी रिटन एज फ्रीक्वेंसी। 1/टाइम को फ्रीक्वेंसी लिख दिया मैंने न्यू। 1/टाइम रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड इज ऑल्सो नोन एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स 1 सेकेंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट होगी, नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज ऑल्सो नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम 1/T को फ्रीक्वेंसी न्यू से रिप्रेजेंट कर दें तो अपने पास ओमेगा ये भी हो सकता है 2π न्यू। यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी है, किसकी फ्रीक्वेंसी है? आपको घरों में एसी आया और उसकी फ्रीक्वेंसी हम नॉर्मली पढ़ते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। देन व्हाट डज एक्चुअली इट मीन? इसका मतलब है कि ये जो अल्टरनेटिंग करंट आपके घर में आ रहा है ये 1 सेकंड के अंदर 50 टाइम्स पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, 50 टाइम्स अपनी साइकिल्स को कंप्लीट कर लेता है। ये देखिए, इसको 1 साइकिल कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने को कहते हैं 1 साइकिल। और अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इसका मतलब 1 सेकंड में ऐसी 50 साइकिल उसने पूरी कर ली है। 1 सेकंड में 50 साइकिल्स कंप्लीट कर ले, देन द फ्रीक्वेंसी इज सेड टू बी 50 हर्ट्ज। ठीक है, सो दैट इज़ अ वेरी लार्ज फ्रीक्वेंसी। हमारी आईज़ को तो पता ही नहीं लगता कि हम 1 सेकंड के अंदर करंट 50 बार उसकी साइकिल पूरी हो चुकी है, मतलब करंट 100 टाइम्स करंट पॉजिटिव हो चुका है, 100 टाइम्स नेगेटिव हो चुका है, 50 टाइम्स पॉजिटिव और 50 टाइम्स नेगेटिव हो चुका है। हम ये ऑब्जर्व नहीं कर पाते क्योंकि हमारी आईज़ की जो परसिस्टेंस होती है वो उसकी लिमिट काफ़ी कम है। हम उसी फिनोमिना को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं अलग अलग, जो 1 सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा 16 टाइम हो रहे हों, तो हमारी आईज़ उसे अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाती है। अगर कोई काम 1 सेकंड में 16 टाइम से ज़्यादा बार हो रहा है तो हमें ये पता ही नहीं लगता कि वो काम अलग अलग हुआ है, हमें लगता है कि ये काम लगातार चल रहा है। इसीलिए जब अल्टरनेटिंग करंट हमारे घरों में आता है तो अल्टरनेटिंग करंट तो पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो उस अल्टरनेटिंग करंट के आने की वजह से तो करंट कभी कभी जीरो भी बनता है। ये देखिए, यहाँ पे करंट जीरो, यहाँ पे करंट जीरो, यहाँ पे करंट जीरो, यहाँ पे करंट जीरो। तो जब करंट जीरो हो रहा होता है तो उस टाइम जो इलेक्ट्रिक बल्ब हैं वो बल्ब बंद भी हुए होंगे, जो आपके पास बल्ब भी बंद होते हैं तो वो 1 सेकंड में ऐसे 100 बार बंद हो जाते हैं। तो क्योंकि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है और 1 साइकिल के अंदर 2 बार वोल्टेज जीरो होती है, तो वो ऐसे 100 टाइम्स बल्ब बंद होते हैं। तो अपने को तो पता ही नहीं लगता कि वो बल्ब बंद भी हुआ है, हमें लगता है कि रूम के अंदर जो लाइट है वो परसिस्टेंट है, हमें लगता है वो लाइट मौजूद है, वो कभी जीरो हुई ही नहीं। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी, ये देखिए, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ये ई एंड आई जो एक्सप्रेस कर रहा है ये तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। मतलब देखिए, इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, किसी भी टाइम इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है। जैसे मान लेते हैं मैं इस टाइम देखना चाहता हूँ करंट की क्या वैल्यू है, इस टाइम देखना है करंट की वैल्यू, तो आप यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए। फिर देखिए इसने कर्व को यहाँ कट किया है, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए। तो ये जो वैल्यू है ना, दैट मच इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। ये इतना, इट इज़ इंस्टेंटेनियस करंट। अगर आपको मैक्सिमम करंट चाहिए तो आप ये पीक देखिए, पीक यहाँ पे है मैक्सिमम करंट, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट I नोट। सो I नोट एंड E नोट आर द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ these alternating quantities, and I and E are instantaneous value of EMF and currents that you can see at any time. So if you want to see what is the current at this time,
So draw a vertical line, then draw a horizontal line from the curve, then you can see that what is the instantaneous value of current or instantaneous value of EMF at that particular time. सिंबल, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का जो सिंबल होगा वो ऐसा होगा, ऐसे वेव फॉर्म बनी होगी। नेक्स्ट देखिए, एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव सीन दैट अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट। अगर मैं अल्टरनेटिंग करंट को इधर दिखाता हूँ, टाइम को इधर दिखाता हूँ, तो मैंने ये देखा कि ये अल्टरनेटिंग क्वांटिटी तो हर टाइम चेंज हो रही है, हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है। तो जितने वो पॉजिटिव जाती है उतनी नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर मैं इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड करना चाहूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि एक पूरी साइकिल में करंट की एवरेज वैल्यू मुझे बताइए कितनी है, क्योंकि इस करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ तो बहुत अलग अलग हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू की। अगर आप इस टाइम देखो तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये है, इस टाइम देखो तो ये है, इस टाइम देखो तो ये है। देयर आर मैनी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज एंड दैट इंस्टेंटेनियस वैल्यूज आर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो हम अगर बताएं कि इसमें एवरेज वैल्यू कितनी है तो वो कैसे फाइंड करेंगे। तो मैं आपको एक तो डायरेक्टली ये बता दूं, एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की अगर आप फुल साइकिल के लिए देखोगे, फॉर वन साइकिल अल्टरनेटिंग वैल्यू क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू 0 होती है। क्योंकि देखो पूरी साइकिल के ड्यूरिंग वो जितना टाइम पॉजिटिव रही उतना टाइम नेगेटिव, मतलब जितने पॉजिटिव करंट्स आए, जितने पॉजिटिव करंट्स थे उतने नेगेटिव करंट्स भी थे। तो अगर उन सब को अगर ऐड किया जाए एवरेज निकालने के लिए, तो ऐड करने पर उनकी एवरेज वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसलिए अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की पूरी साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। लेकिन कभी कभी आपको एवरेज वैल्यू फाइंड करनी होती है, लेकिन फुल साइकिल के लिए नहीं करनी होती, पोर्शन ऑफ साइकिल, मतलब हाफ साइकिल के लिए अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की एवरेज निकालना है या फिर 1/4 साइकिल के लिए निकालना है, तो हम एवरेज कैसे फाइंड करें। तो अभी मैं आपको इसके लिए एक फॉर्मूला बता देता हूँ। चाहे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर आपको एवरेज निकालनी हो तो उसका एक तरीका अपने पास है यहाँ पर, ये देखिए क्या। अगर आप करंट की एवरेज निकालना चाहते हो, करंट का टाइम के रिस्पेक्ट में एवरेज निकालना चाहते हो, तो आप क्या कीजिए, करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को, जो भी एक्सप्रेशन हो, जैसे अपने पास करंट की जनरली एक्सप्रेशन ये होगी I = I0 sin ω/t, ये जनरली एक्सप्रेशन होती है। उस करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लीजिए। कहाँ से लेके कहाँ तक, जितने टाइम तक आप एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हो। जैसे मान लो आप 0 से t टाइम तक एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हो, 0 से t टाइम तक एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हो, तो उसे इंटीग्रेट कर लीजिए। एंड अब आप जितने टाइम तक आपने इंटीग्रेट किया है उस टाइम लिमिट से डिवाइड कर दीजिए। जैसे सपोज कीजिए मैं 0 से t तक नहीं इंटीग्रेट करना चाहता, मैं चाहता हूँ मैंने t1 टाइम से लेकर t2 टाइम तक मैं उसकी एवरेज वैल्यू निकालना चाहता हूँ। इनिशियल टाइम है t1, फाइनल टाइम है t2, और मैं इस ड्यूरेशन के बीच में करंट की एवरेज वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो आप क्या कीजिए, ये इंटीग्रेशन करके इस इंटीग्रेशन की लिमिट को डिवाइड कर दीजिए इंटरवल से t2 - t1 से। ये टर्म क्या आ जाएगी आपके पास, एवरेज करंट आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब कोई अल्टरनेटिंग करंट आपके पास है, अल्टरनेटिंग करंट ऐसा है जो लगातार चेंज हो रहा है, ये देखिए ऐसा लगातार चेंज होने वाला अल्टरनेटिंग करंट है। आप उसकी एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हो कोई भी टाइम से लेकर, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास टाइम है t1, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं एवरेज वैल्यू निकालना चाहता हूँ, यहाँ मेरे पास टाइम है t2। इस इतने टाइम में करंट की बहुत अलग अलग वैल्यूज आई थी, कभी करंट पॉजिटिव होकर मैक्सिमम हुआ था, कभी नेगेटिव में भी चला गया था, फिर 0 हुआ, बहुत अलग अलग वैल्यूज आई, उन सब की एवरेज वैल्यू निकालना चाहता हूँ। सो इट इज़ वेरी सिंपल। आप करंट की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू की एक्सप्रेशन है, चाहे आपके पास I0 sin ω/t है, जैसे मैंने ये केस लिया है, इसमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू है I0 sin ω/t, उसका टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लीजिए t1 से लेकर t2 एंड इस लिमिट से डिवाइड कर लीजिए, डिवाइडेड बाई t2 - t1, इस रेंज से डिवाइड कर लीजिए, वो करंट की एवरेज वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ऐसे आप एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो। आपको ऐसे ही EMF की भी एवरेज वैल्यू अगर फाइंड करनी है, देन यू हैव द सेम मेथड। इसी तरीके से EMF को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेट करने के बाद उस टाइम लिमिट से डिवाइड कर दीजिए, वो आपके पास EMF की एवरेज वैल्यू आ जाएगी। किसी की भी निकालनी हो, पावर की भी एवरेज निकालनी है तो पावर को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके उसको टाइम लिमिट से डिवाइड कर देना t2 - t1 से, वो पावर की एवरेज वैल्यू आपके पास आ जाएगी।
अब देखिए, अब एक क्वेश्चन ये है कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटी में एवरेज करंट, अल्टरनेटिंग करंट जो है उसकी एवरेज वैल्यू होती क्या है। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि ये एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, क्या क्या ये टर्म है, तो ये डेफिनेशन देख लीजिए। एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर हाफ साइकिल is the steady current which will send the same amount of charge in a circuit in the time of half cycle as it is sent by the alternating current in same circuit in same time। ये देखिए वेरी थोड़ी डिफिकल्ट है ये एक्सप्रेशन। इसमें क्या कहा गया है कि मान लेते हैं कि ये मेरे पास कोई सर्किट है, कोई भी सर्किट है, मैंने ये पार्ट ले लिया उस सर्किट का, और मेरे पास मैंने इसे क्या किया कि अल्टरनेटिंग करंट से जोड़ रखा है। ये अल्टरनेटिंग करंट है जिसकी एवरेज वैल्यू मैं निकालना चाहता हूँ। ये अल्टरनेटिंग करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है एंड दैट इज़ आई नोट साइन ओमेगा टी। मैं इसकी एवरेज वैल्यू निकालना चाहता हूँ। अब ये इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, देखो जब करंट फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करता है तो सर्किट में चार्ज तो ट्रांसफ़र होता ही है, आपने डेफिनेशन ही पढ़ी होगी, करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट फ्लो कर रहा है इसका मतलब चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर मैं ये देखूं कि पूरी साइकिल में कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ तो वो जीरो आ जाएगा, क्योंकि पूरी साइकिल में आधी साइकिल के ड्यूरिंग तो चार्ज इधर जा रहा होगा और आधी बाकी की आधी साइकिल के अंदर चार्ज इधर आ जाएगा। तो पूरी साइकिल में तो ओवरऑल कोई चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हुआ सर्किट के अंदर, जितना चार्ज गया उतना चार्ज ही वापस आ गया। देखो पॉजिटिव करंट, जब करंट इधर फ्लो कर रहा था तो चार्ज इधर जा रहा था, जब करंट रिवर्स फ्लो किया नेगेटिव साइकिल के ड्यूरिंग तो चार्ज वापस आ गया। तो पूरी साइकिल में देखूँ तो कोई चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हुआ, कोई चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो अगर मैं एवरेज करंट निकालना चाहूँ आई एवरेज, तो उसको मैं अगर देखूँ टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, अब पूरी साइकिल में कोई चार्ज तो ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं, तो टाइम टेकन से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास एवरेज करंट आ जाएगा जीरो। तो पूरी साइकिल के ड्यूरिंग तो एवरेज करंट जीरो आ जाता है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि आधी साइकिल में कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है, तो अगर मेरे पास आधी साइकिल में चार्ज ट्रांसफ़र आ जाए और अगर मैं उसको आधी साइकिल के टाइम पीरियड से डिवाइड कर दूं तो वो मेरे पास हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू आ जाएगी। हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू अपने पास कैलकुलेट हो जाएगी। ये देखिए कैसे, हाफ साइकिल में जो चार्ज ट्रांसफ़र होगा वो वन डायरेक्शन के अंदर ही होगा। अगर मैं उसे कैलकुलेट करने लगूँ, देखो करंट क्या होता है, करंट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। तो अगर मुझे चार्ज निकालना है तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, आई डी टी। तो अगर मैं टोटल चार्ज ट्रांसफ़र निकालूं तो मुझे डी क्यू की इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। तो मैंने डी क्यू की इंटीग्रेशन कर ली, मतलब आई डी टी की इंटीग्रेशन कर ली जीरो से लेके हाफ साइकिल तक टी बाई टू। ये तो मेरे पास आ गया चार्ज ट्रांसफ़र, मतलब मेरे पास चार्ज ट्रांसफ़र कितना आ गया हाफ साइकिल में, क्यू इज इक्वल टू जीरो टू टी बाई टू, हाफ साइकिल में कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ आई डी टी। अब इतना अगर चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है उसको अगर मैं टाइम टेकन से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास अपने आप ही एवरेज वैल्यू ऑफ करंट आ जाएगा। करंट की एवरेज वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ डिवाइडेड बाई कितना टाइम लगा, क्योंकि हाफ साइकिल में निकाला है तो हाफ साइकिल का टाइम होता है टी बाई टू। तो मैं इससे डिवाइड कर दूंगा, मतलब जीरो टू टी, टी बाई टू आई डी टी, इसकी इंटीग्रेशन को डिवाइड कर देता हूँ टी बाई टू से। तो टी बाई टू से डिवाइड किया तो ऊपर टू चला गया, नीचे टी, तो ये बन गया टू बाई टी, जीरो टू टी बाई टू आई डी टी। ये अपने पास बन गया एवरेज करंट। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर आपके पास करंट अल्टरनेटिंग है तो आई की वैल्यू आई नोट साइन ओमेगा टी आप रख सकते हो। ये देखिए ये चार्ज ट्रांसफ़र आ गया, उसको टाइम से डिवाइड कर दीजिए तो एवरेज वैल्यू आपके पास आ जाएगी। एवरेज वैल्यू आपके पास आ जाएगी चार्ज ट्रांसफ़र डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। चार्ज ट्रांसफ़र आपके पास ये रहा, चार्ज ट्रांसफ़र इसकी इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन करने पे आपके पास ये वैल्यू आई आई नोट टी अपॉन पाई, क्योंकि चार्ज इसकी इंटीग्रेशन करोगे, ये लो मैं करके भी दिखा देता हूँ, इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोस अपॉन ओमेगा, ये इसकी इंटीग्रेशन आ गई। अब लिमिट पुट करोगे जीरो टू टी बाई टू, तो ये लिमिट पुट की, एक बार टी की जगह टी बाई टू पुट किया, एक बार टी की जगह अपने पास जीरो पुट किया, तो ये क्या आ गया माइनस आई नोट बाई ओमेगा, एंड एक बार आया कोस ओमेगा इंटू टी बाई टू, माइनस एक बार आपके पास आया कोस जीरो, ओमेगा इंटू टी बाई टू, ओमेगा टी होता है टू पाई, ये ओमेगा इंटू टी होता है टू पाई, तो टू पाई को टू से डिवाइड किया तो पाई, मतलब ये आपके पास बन गया कोस पाई डिवाइडेड बाई कोस पाई अपॉन माइनस कोस ज़ीरो। कोस पाई होता है माइनस वन,
कोस 0 होता है 1, तो -1 ये -2 बन जाएगा। ये देखो ये बन जाएगा कोस पाई होता है -1, ये 1, तो -1 तो -2 बन गया। तो आपके पास आ गया ये, आपके पास ये आ गई एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू, आपके पास I0/ω बाहर पड़ा ही था और -2 और आ गया यहाँ से, तो ये आपके पास टर्म आ गई -2I0/ω। ये टर्म आपके पास आ जाएगी टोटल चार्ज ट्रांसफ़र। ये आ गया, माइनस से माइनस कट जाएगा और आपके पास चार्ज ट्रांसफ़र आ गया 2I0/ω। ये है चार्ज ट्रांसफ़र। इस चार्ज ट्रांसफ़र को अगर आप डिवाइड करोगे T/2 से तो एवरेज वैल्यू आ जाएगी। देखिए एवरेज वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, चार्ज ट्रांसफ़र था 2I0/ω, इसको T/2 से आपने डिवाइड किया, टाइम लिमिट से T/2 आपके पास था उससे डिवाइड किया तो ये आ गया। अब ओमेगा की वैल्यू पुट कर लीजिए, ओमेगा होता है, ओमेगा टी होता है 2π, ओमेगा टी को 2π रख लो तो 4I0/2π, 2 से 2 कट गया तो ये आ गया 2I0/π। तो ये रही एवरेज वैल्यू। तो हाफ साइकिल के लिए अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू होती है 2I0/π। अब इनकी वैल्यूज अगर रख दी जाए 2 की और पाई की वैल्यू रख दी जाए तो ये आ जाएगा 0.637 I0 या 63.7% ऑफ I0। सो हाफ साइकिल के लिए अगर आप अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू निकालो हाफ साइकिल के लिए, मतलब केवल यहाँ तक के लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए अगर आप करंट की एवरेज वैल्यू निकालो तो वो मैक्सिमम करंट का केवल 63.7% ही होती है। जैसे कि मान लीजिए ये मैक्सिमम करंट है 10 एम्पियर, तो अगर आप इतने टाइम के लिए अगर आप एवरेज करंट निकालोगे, एवरेज करंट की जो वैल्यू आएगी वो केवल इतना ही आएगा, 6.37 एम्पियर करंट आपके पास एवरेज करंट आएगा हाफ साइकिल में। और अगर आप फुल साइकिल में निकालोगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि जितना वो पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव था, तो एवरेज वैल्यू आपके पास बन जाएगी 0। सो दैट वाज दैट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी।